हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस। फ्रेंड्स, मैंने इससे पिछले क्लास में आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को समझाया था और साथ में क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझाया था। अगर वो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आए हैं तो इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों लॉ क्या थे और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका मित्तल है और मेरा चैनल है फिजिक्स प्लस। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और इन दोनों की इक्विवेलेंस से। तो केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था, केल्विन प्लैंक ने क्या बोला कि कोई भी हीट इंजन पूरी एनर्जी को कैन नॉट कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। हीट इंजन को सर्कुलेट ऑपरेट करने के लिए क्या होता है कि 2 टेम्परेचर लिमिट होनी जरूरी है जिससे हीट इंजन रन कर सके। तो यानी कि आपके पास 2 टेम्परेचर लिमिट, एक सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर पे हो और एक सिंक होना बहुत ज़रूरी है। सिंक सोर्स आपका T1 हायर टेम्परेचर पे होगा, सिंक आपका लोअर टेम्परेचर पे होगा, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड ये एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जो साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा और ये आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेगा और Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को देगा और W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इतनी हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हीट इंजन के लिए ये पॉसिबिलिटी है जो कि केल्विन प्लैंक ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल था कि कोई भी हीट इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है। इट इज इम्पॉसिबल to take Q1 amount of heat from the source for the heat engine and convert it completely into work. Okay, तो ये पॉसिबल नहीं था क्लॉसियस के अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस। ये रेफ्रिजरेटर के लिए था रूल। इट इज इम्पॉसिबल to construct a device which transfer heat from cold body to hot body without adding external एजेंसी। यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल वर्क ऐड नहीं किया है तो आप कभी भी सिंक से सोर्स की तरफ हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिंक आपका लो टेम्परेचर पे होता है फ्रेंड्स, सोर्स आपका हाई टेम्परेचर पे होता है और ये वर्किंग सब्सटेंस है। और रेफ्रिजरेटर के केस में Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट को सोर्स में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते अगर W वर्क इसमें ऐड ना हो तो। ठीक है, तो यानी आपको बाहर से W को ऐड करना पड़ेगा तभी सिंक से सोर्स की तरफ हीट जाएगी, लेकिन फिर भी ये हीट के लॉ को वायलेट नहीं करती है। हीट का लॉ कहता है कि वो हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो रही है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये वर्किंग सब्सटेंस करता क्या है कि इस तरह का सर्कुलर मोशन बनाता है कि ये वाला जो टेम्परेचर होता है सिंक के कंपैरिजन में कोल्ड टेम्परेचर पे आ जाता है और ये वाला पॉइंट जो होता है वो सोर्स के कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर पे आ जाता है।
ठीक है फ्रेंड। तो ये जब साइकिल में फ्लो करता है सब्सटेंस, तो इस तरह का कुछ जनरेट करता है, इस तरह की सरकमटेंस जनरेट करता है कि यहाँ पे कोल्ड और यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो सिंक से हीट यहाँ और यहाँ से यहाँ घूम के वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू और फिर हाई से लो, इस तरीके से सिंक से हीट सोर्स की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर आप इस W को यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर W नहीं है तो प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों का क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें बताने जा रहे हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। अगर एक स्टेटमेंट को आप वायलेट करते हो तो दूसरा अपने आप ही वायलेट हो जाता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्लैंक के लॉ। देखिए प्लैंक के लॉ के अकॉर्डिंग सोर्स है, ये हाई टेम्परेचर पे है, वर्किंग सब्सटेंस है, और ये सिंक है। ठीक है, ये एक हीट इंजन है तो हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने लिया, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 में चेंज किया, Q2 को सिंक में दिया। तो ये प्लैंक के लॉ को फॉलो कर रहा है। Q1 अमाउंट लिया, Q1 यानी सिंक से प्रेजेंट है, तो ये फॉलो कर रहा है प्लैंक केल्विन के स्टेटमेंट को। अब आपने क्या किया, क्लॉसियस के स्टेटमेंट को आपने कहा ये एक रेफ्रिजरेटर है, ये सोर्स है और ये सिंक है। ठीक है फ्रेंड, इससे Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकली और इसमें Q2 अमाउंट ऑफ हीट गई। अब देखिए ये दोनों सेम टेम्परेचर पे, ये T1 T2 सेम टेम्परेचर लिमिट में दोनों काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। आपने बाहर से कोई भी वर्क, एक्सटर्नल वर्क इसमें ऐड नहीं किया है, यानी Q2 को Q2 में शिफ्ट कर रहा है, कोल्ड से हॉट में शिफ्ट कर रहा है, जो कि क्लॉसियस कहता था इम्पॉसिबल है। तो केल्विन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, क्लॉसियस के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है। तो हमने कहा क्लॉसियस का लॉ वायलेट हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहे हैं, तो हमने कहा ये सोर्स है हमारा T1 टेम्परेचर पे, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अब हम ये देखेंगे, इसमें प्लैंक का राइट था और क्लॉसियस का रॉन्ग। ठीक है, तो अब हमारा ये एक रिजर्वायर हो गया सिंक और एक रिजर्वायर हो गया सोर्स। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए अगर हम नेट सोर्स में से कितनी एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, और सिंक में कितनी हीट बाहर जा रही है, इसका पूरा नेट देखेंगे। तो सोर्स के केस में आप ये बताइए मुझे, Q1 ऑफ अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट अंदर जा रही है, तो टोटल कितनी Q1 माइनस Q2 हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। ओके, अगर सिंक के केस में देखें, Q2 इसमें से जा रही है, Q2 इसमें वापस जा रही है, तो नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ सिंक कितना हुआ, 0। अब आप ये देख रहे हैं Q1 माइनस Q2 एक्सट्रैक्ट हो रही है, और वर्क इस पूरे प्रोसेस में कितना है, वर्क डन ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेस कितना हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी इस पूरे प्रोसेस में Q1 माइनस Q2 हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है और Q1 माइनस Q2 ही वर्क हमें मिल रहा है। तो प्लैंक का स्टेटमेंट तो ये कहता है कि हीट इंजन कैन नॉट कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क, यानी कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इसे आपने रॉन्ग किया तो ये भी अपने आप रॉन्ग हो गया। अगर एक लॉ वायलेट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वायलेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने प्लैंक का राइट लिया था, क्लॉसियस का रॉन्ग लिया था। अब हम प्लैंक का क्रॉस कर देते हैं और क्लॉसियस का राइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं, बस सिंक हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लैंक के अकॉर्डिंग Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और W आपको Q1 के इक्वल मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यानी कि प्लांक के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं था, हमने वायलेट कर दिया इसका प्रिंसिपल। और इसमें हमने कहा कि ऐड हो रही है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 के, एक्सटर्नल एजेंसी इसमें ऐड कर रही है, तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो जितनी भी हीट है सिंक से सोर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ से Q2 निकाली, Q1 इसमें ऐड हो गई, तो अब ये शिफ्ट कितनी हो रही है, Q1 प्लस Q2। ये क्लॉसियस का राइट हो गया स्टेटमेंट, यानी कि ये अब जो दूसरा प्रोसेस बना इसमें प्लांक का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट कर रहा है और क्लॉसियस का वायलेट नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, सेम टेम्परेचर लिमिट में तो काम कर ही रहे थे, तो आपने सोर्स एक ले लिया, सिंक एक ले लिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगर कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स कितना हुआ, इसको हटा देते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं सोर्स से कितनी एनर्जी निकल रही है, देखो Q1 तो बाहर जा रही है, Q1 प्लस Q2 अंदर जा रही है, यानी कि Q2, क्योंकि Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, ये देखिए अंदर जाने वाली बाहर आने वाली। अच्छा, वर्क कितना मिल रहा है हमें, W इज इक्वल टू Q1 के इक्वल, ये तो वर्क मिल रहा है ना। और सिंक से कितनी एनर्जी जा रही है, Q2। आपने कहा था कि प्लांक का नहीं है और ये वाला क्लॉसेस का स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है, तो देखिए सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी गई और सोर्स में Q2, यहाँ सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी और सोर्स में Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है, तो वायलेट कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ क्लॉसियस के प्रिंसिपल स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि क्लॉसियस कहता था कि जितने अमाउंट ऑफ हीट सिंक से निकले वो सोर्स में एंटर नहीं कर सकती है विदाउट एडिंग एक्सटर्नल सोर्स। तो अब इन प्रोसेस को तो आप भूल ही जाइए, सोर्स और सिंक की बात कर रहे हैं हम, तो सोर्स से सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है और सोर्स के अंदर Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, देखिए Q2 भी जा रही है ना, ये Q1 तो निकल चुकी है, यानी इसके अंदर एंटर की है Q2 और यहाँ से निकली है Q2। अगर प्लांक का स्टेटमेंट वायलेट होता है तो क्लॉसियस का ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांक केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, एक लॉ वायलेट करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इस टॉपिक में आज इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम कार्नोट थ्योरम, इन दोनों लॉ की हेल्प से कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट बताएंगे और कार्नोट थ्योरम को प्रूव करेंगे। थैंक यू।